अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स एंड वॉइस ओवर बाय सैयदा ईमान। हम लोग एक नए नावल ऐदे इंतकाम के साथ हाजिर हैं। ये एक छोटा सा नावल है। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा हुआ ये नावल। मुझे नहीं पता ये नावल किस पेज पे है क्या नहीं है। चलें मिलकर नावल पढ़ते हैं और फिर देखते हैं ये नावल कैसा है कैसा नहीं होता। और ऐदे इंतकाम अज़ अलीना ख़ान। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। कहानी है बरसों पहले किए अहद को पूरा करने वाले की, मुल्क से वफादारी करने वाले की, बदले और इंतकाम की आग में जलने वाले की, मोहब्बत करने वाले की। मुकम्मल नावल। सदियों का आगाज़ था और कराची शहर में कोयटा की तरफ से आने वाली सर्द हवाएं चलती थी। जहाँ सब लोग इस मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, वहाँ वो साहिल समुद्र के किनारे खड़ा माजी में खोया हुआ था। क्यों मार रहे हो, जाने तो मत मारो मेरे मामा बाबा को, वो बच्चा रोते हुए चीख रहा था। मगर इन लोगों पर इसकी चीखों पुकार का कुछ असर नहीं हो रहा था। अफंदी तो हमारे साथ काम नहीं करना चाहता ना। अब देख इस काम में हम तेरे बेटे को इस्तेमाल करेंगे। हा हा हा, एक आदमी ने बेहंगम तरीके से हंसते हुए कहा। बच्चा एक पल को इन लोगों की बात सुनकर सहम गया था, मगर इन लोगों की आपस की गुफ्तगू करते देख वो करीब मौजूद घने दरख्त पर चढ़ गया। कहाँ गया वो लड़का? ढूंढो इसे, वो हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। जल्दी ढूंढो इसको, इससे पहले कोई आ जाए। वो आदमी गुस्से और परेशानी के मिले जुले तासुरात से बोला। टन 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 टन। मोबाइल की बेल ने इसकी सोचों में अरताश पैदा किया। हेलो, फ़ोन उठाते इसने बोला, मगर दूसरी जानब की बात सुनकर इसके माथे पर बल पड़े। वो अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में आके बैठी थी। आज तो सर ने लगा कसम खाई है कि सारा चैप्टर पढ़ा देना है। इसकी एक दोस्त हानिया ने कहा। शुक्र है लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया, वरना मुझे तो बहुत भूख लग रही थी। इसकी दूसरी दोस्त ने मुंह में लेज रखते हुए कहा। हाँ, तुम्हें तो हर वक्त खाने की पड़ी होती है मोटी। इसने अपनी दोस्त समीन को हंसते हुए बोला, जो इस वक्त खाने में मसरूफ़ थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनु, ऐसे खाने का सिवा कुछ नहीं आता। हिना ने भी इसका मजाक उड़ाते कहा। कैसी दोस्ती हो तुम लोग। अब मैं तुम लोगों से बात नहीं करूँगी, समीन ने रूठे लहजे में कहा। हाय, मेरी बेबी को बुरा लगा। हाय, हानी ने समीन को बच्चों की तरह बचकारते हुए, जिस पर समीन समेत इन सब की हंसी कैंटीन में गूंजी। अच्छा अब जल्दी करो मैम, अनम का लेक्चर शुरू होने वाला है। अनु ने अपनी रिस्ट वॉच पे टाइम देखते हुए कहा। इसकी बात सुनकर वो सब क्लास लेने के लिए अपनी किताबें उठाने लगी। हम आज रात सामान तुम्हें नहीं भेज सकते, इन लोगों की हम पर कड़ी नज़र है। आदमी ने अपने सामने मौजूद दूसरे आदमी से कहा। मगर सरकार शेख को तो आपने आज रात का बोला था। इस आदमी ने डरते डरते अपने सरकार को जो गुस्से से इधर उधर कमरे में चक्कर लगा रहा था। शेख से मैं बात कर लूँगा, तुम जाके अपना काम करो, वो इसके सरकार ने गुस्से से पंकारते हुए कहा। कहाँ है वो? इससे बोलो जल्दी यहाँ पहुँचे। मेजर जनरल ने अपने सामने खड़े कमांडर हुज़ैफा से कहा। सर मैंने इनसे फ़ोन कर दिया है, वो सारी सूरत-ए-हाल से भी आगाही दे दी है, कमांडर हुज़ैफा ने जनरल को बताया। और वो दोनों बेसमेंट में मौजूद मीटिंग रूम की जानिब चल पड़े। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जनरल ने दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ वो फौजी वर्दी में खड़ा था। इसकी बुरी आंखें लाल और हल्के बुरे बाल बीच की मांग निकाल के सलीके से कंघी किए गए थे। वर्दी के हाफ स्लीव्स होने की वजह से इसकी कसरती बाजू नजर आ रहे थे। इसकी गंदमी रंगत पर यह खाकी वर्दी बहुत जच रही थी। इसने कमरे में दाखिल होते ही जनरल को सल्यूट किया और ऊंची आवाज़ में सलाम करता हाइम के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। हाइम ने इसके बैठते ही सरगोशी में पूछा। कहीं नहीं, फ़ोन सुनते ही फ़ौरन आ गया। इसने हाइम को अपनी तरफ घूरते देखा तो गोया हुआ। अब तू आ गया हूँ ना, अब क्या मसला है? इसका अंदाज़ काफ़ी झंझलाहट वाला था। इमरान और इसके आदमियों को अंदाज़ा हो गया कि हम इनकी ताक में हैं। जो सामान इन लोगों ने कल तो भेजना था वो नहीं भेज रहे। मेजर जनरल हमदान साहब ने इनको अर्जेंट मीटिंग की वजह बताई। अब हमें इसके अगले कदम तक बहुत मुहतात रहना होगा। वो जल्दी सामान दुबई के लिए रवाना करेगा। जनरल साहब ने बात जारी रखते हुए कहा। लेकिन मैं अब और इंतज़ार नहीं करूँगा, इस शख्स को इसके इंजाम तक मैं खुद पहुँचाऊँगा। जनरल की बात सुनकर वो एकदम तैश से बोला था। सब ने इसे देखा जो अचानक उसे में बोलता। इसकी बुरी आंखों में खून उतरा हुआ था। कमांडर, हमें एहतियात करके ये काम करना होगा, इस तरह गुस्से में हमें सिर्फ नुकसान होगा। जनरल ने उसको समझाते हुए कहा, जो अपने गुस्से में सब कुछ तबाह करने को तैयार था। ओके सर। जनरल की बात सुनकर उसने लब भींचे। खिड़की में खड़ी आसमान पर नजर जमाए, ना जाने वो कहाँ घूमती। हवा में हल्की होने की वजह से लाहौर की रातें दिन की बदौलत ज़्यादा ठंडी थी। हवा से इसके बालों की लटें बार बार इसके चेहरे को छू रही थी, मगर वो तो जैसे सितारों भरे आसमान में क्या तलाश कर रही थी। बेटा वहाँ क्यों खड़ी हो और अभी तक सोई क्यों नहीं? कोई परेशानी है? ऐसे क्यों खड़ी हो? ठंड लग जाएगी। बीजान ने इसके कमरे में रोशनी देखी तो इसके कमरे में आ गई। वो इसे खिड़की के पास खड़े देखकर तशवीश से पूछा। बीजान की आवाज़ पर वो चौंकी, फिर मुड़कर इन्हें देखा जो इसके बेड पर आकर बैठी थी।
इस साल भी वो नहीं आया बीजान। इसने बीजान की गोद में सर रखेगा। तुम जाती तो हो, वो वचन से वो कितना जिद्दी है। जब तक इसका अपने बाप से किया वादा पूरा नहीं होगा, वह सुकून से उसका सांस तक नहीं लेगा। बीजान ने परी के बालों में नरमी से उंगली चलाते हुए अफसरदगी से कहा, अब तुम सो जाओ और इसके बारे में ज़्यादा परेशान ना हो। बीजान ने परी के ऊपर कमल डालते हुए लाइट ऑफ करते कमरे से चली गई। यार, अभी तक तो मुझे नावल की कुछ समझ नहीं आई। चलो देखते हैं, शायद आगे समझ आ जाए। इनफाइल ड्राइवर के इंतज़ार में खड़ी थी। ना छुट्टी पड़ती और हानिया और ज़मीन को लेने आए तो वह चली गई। अभी वो वापस यूनी के अंदर जाने लगी कि एक गाड़ी यूनी के गेट पर रुकी। इसने हैरानी से कार में मौजूद अफराद को देखा। अब क्या ऐसे ही मुंह खोले खड़ी रहोगी या गाड़ी में बैठोगी भी? हाइम ने अनु की तरह को इस तरह शॉक्ड होकर मुंह खोले देखा तो हल्का सा मुस्कुरा के बोला, भाई आपका भाई पता है, आप मैं कब से आपका वेट कर रही थी। अनु ने इसकी गाड़ी से निकलने पर इसके गले लगते हुए बोली, अच्छा आप ज़्यादा मस्के ना लगाओ और चलो पीछे बैठो, मुबासिर को भी ड्रॉप करना है। हाइम ने इनफाल के सिर पर आहिस्ता से चपत लगाते कहा, इनफाल ओके। इनफाल मुबासिर का नाम सुनकर अपनी बेख्तियारी पर कुछ शर्मिंदा होकर गाड़ी में बैठी। अस्सलाम वालेकुम। मुबासिर ये किस तरह का नाम है? मुबासिर ने एक नज़र इस पर डालकर अपने मखसूस अंदाज में सलाम किया। हाइम ने इनफाल के बैठते ही गाड़ी स्टार्ट की। इनफाल जो हाइम से बातें करते हुए कब से मुबासिर को देख रही थी, जो वीडियो स्क्रीन से वाइड नज़र जमाया हुआ था। भाई क्या फ़ौज के लोग मुस्कुराते नहीं हैं? इनफाल ने मुबासिर पर चोट की थी और ये बात वो समझ गया था, क्योंकि इनफाल की बातों का जवाब हाइम हंसते हुए ही दे रहा था। नहीं, किसने बोला ये? और मैं तो कब से तुम्हारे साथ मुस्कुराते हुए जवाब दे रहा हूँ। हाइम ने इसके इस तरह अचानक सवाल पर चौंक कर कहा, नहीं किसी ने नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। इरफान ने इसकी बात पर घबरा कर कहा। हाइम ने एक बेकरी के सामने गाड़ी रोकी और उतरकर बेकरी में चला गया। हाइम के जाने के बाद इसने एक नज़र सामने बैठे शख्स को देखा जो विंडो स्क्रीन से बाहर देख रहा था। आप इतना रूड क्यों रहते हैं? मतलब हर वक्त आपके चेहरे पर इतनी संजीदगी रहती है? बहुत हिम्मत करके इसने अपने दिल में उठते सवाल को पूछ डाला। इसने बैक व्यू मिरर से पीछे बैठी लड़की को देखा। आपको ऐसा क्यों लगा? मुबासिर ने सिर्फ मोहरे से पूछा। क्या आप किसी से मोहब्बत करते हैं? वो खुद भी नहीं जानती थी इसने ये सवाल क्यों किया। हाँ, जो अब कुछ सेकंड बाद आया। इसके हाँ कहने पर इनफाल के अंदर कुछ टूटा था। रुख मोड़ कर वो बाहर बेकरी की तरफ देखने लगी, जहाँ से हाइम अब कुछ शॉपर पकड़े बाहर आ रहा था। ये लो तुम्हारी चीज़ें। हाइम ने गाड़ी में बैठते सामान इसको दिया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। जब इसका डैशबोर्ड पर पड़ा मोबाइल बजा। वैक्यूम मिरर से मुबासिर ने एक नज़र इसे देखा, जो लीलन के प्रिंटेड सूट में दुपट्टा गले में स्टॉलर की तरह लिए हुए थी। सफ़ेद रंगत, खड़ी नाक, अनाबी लब, घने काले बाल और बूढ़ी आंखें, जो इसकी बात सुनकर उदास नजर आ रही थी। अपनी उम्र किसी की नज़र महसूस करके इसने सर उठाकर मिरर में देखा। एक पल को दोनों भूरी आंखें मिली। मुबासिर ने फ़ौरन अपनी नज़रों का रुख मोड़ा, जाने वो इन आंखों में देख न सका था। हमें अभी वापस जाना है, हामिद ने फ़ोन बंद करते मुबासिर को कहा। ठीक है, इसने बोला। इनफाल को घर ड्रॉप करके वो वापस चले गए। ये सारा सामान आज रात कराची पोर्ट से दुबई भेजना है और ध्यान रहे किसी को भी इसका पता न चले। वो अपने सामने खड़े आदमियों से बोला, सरकार अगर फिर वो लोग हम तक पहुंच गए तो? एक आदमी ने डरते डरते कहा, नहीं पहुंचेंगे आज रात, ये सब दुबई भेजना लाजमी है, वरना शेख हमें नहीं छोड़ेगा। अब तुम लोग दफ़ा हो और काम करो, जाओ। इमरान ने अपनी बात मुकम्मल करते आखिर में गुस्से से इन आदमियों को कहा, नौजवानों आज की रात हमारे लिए बहुत खास है। आज हम इस इमरान को रंगे हाथों पकड़ेंगे। जनरल ने अपने सामने मौजूद फौजियों को कहा, कराची पोर्ट से आज मंशियात और स्मगलिंग का सामान दुबई जाएगा। इससे पहले हमें इनको लोगों को पकड़ना होगा। इन्होंने तमाम जवानों को ब्रीफ करते कहा। कमांडर उस्मान, हादी, कामरान, आप लोग पीछे से फौजी जवानों के साथ हमला करेंगे। मुबासिल, हाइम, अवैस, आप लोग आगे से जाएंगे और हुज़ैफा, अदील जवानों के साथ बाहर नज़र रखेंगे। जनरल अहमद साहब ने इनको इनकी पोजीशंस के बारे में बताया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबने यकजुबान होकर नारा लगाए और बाहर की तरफ बढ़े, जहाँ इनकी गाड़ियाँ तैयार खड़ी थी। तजन बस अब आप इसे अब वापस बुलाएं। इतने साल कैसे कोई अपनों से दूर रहता है? वो मेयर साहब को चाय देने आई थी। इन्हें फारिग देकर इसने खफकी से कहा, वो नहीं आएगा जब तक अपने वालिदैन से किया है इतना पूरा करते। इन्होंने सर दाबते हुए बोला, वो खुद चाहते थे कि अब वो वापस आ जाए। क्या हमसे मिलने भी नहीं आ सकता? वो जानती हूँ ये वादा पूरा करना ज़रूरी है, लेकिन कम अज़ कम वो हर महीने न से साल में 1-2 बार आ जाए। परी से के चेहरे पर खफकी साफ ज़ाहिर थी। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं बात करूँगा इससे। इन्होंने परी को अपने साथ लगाते दिलासा दिया, क्योंकि वो जानते थे इनकी एक नहीं सुनेगा। जल्दी सब कंटेनर में लोड करो, इससे पहले कोई यहाँ आ जाए। वो आदमी गुस्से और परेशान से बोला। अभी वो सामान लोड कर रहे थे कि सामने से एक गोली उड़ती हुई एक आदमी के पाँव में लगी। इसकी चीख बुलंद हुई, हैंड्स अप, खुद को और सामान को हमारे हवाले कर दो, भागने की कोशिश न करना वरना मार जाओगे। तुम लोग चारों तरफ से घेर चुके हो। एक कमांडर ने आगे आते हुए इन आदमियों को वार्न किया। हाँ, हम तो ये तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे और हमें अंदाज़ा था तुम लोग यहाँ ज़रूर आओगे। इनमें से एक आदमी ने अजीब तरीके से कहा,
अजीब तरीके से हंसते हुए कहा। गोली की आवाज़ गूंजी और इस आदमी की आवाज़ों को चीरती हुई निकली। गोली चलने पर वह आदमी वहां से भागने लगे जब चारों तरफ से गोलियों की आवाज़ें आने लगी। सब बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। अब मैं शेख को क्या जवाब दूंगा कि किन निकम्मे आदमियों को मैंने ये काम दिया। जवान फौजियों की नज़र से ना बच सके। इमरान ने इस जख्मी आदमी को देखकर फंकारा। इन लोगों ने सब स्मगलिंग का सामान कब्जे में ले लिया और सब बच्चों और लड़कियों को भी बाजियाब करवा लिया। एक और आदमी ने डरते हुए अपनी सरकार को बताया, जो गुस्से और तैश में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। दफा हो जाओ, किसी काम के नहीं हो तुम लोग, अब मैं खुद कुछ करूंगा। वो एक बार फिर पंकारते हुए बोले। वो चार यूनियन के ग्राउंड में बैठी थी। समीन और हानी एक नावल पढ़ने में मसरूफ थी और हिना इंग्लिश के नोट्स बना रही थी, जबकि वो न जाने किधर खोई हुई थी। अनु यार इस तरह मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? हिना के ने ऐसे पूछा। वो कब से इनफाल को परेशान देख रही थी। हिना के सवाल पर वो ख्यालों से बाहर आई। मुबासिल कल भाई मुझे लेने आए थे और साथ वो भी था। इसने अपनी परेशानी जाहिर की। ओह, इन दोनों ने इसको देखते मायने खेजी से कहा। फिर तुमने इससे बात की? समीन ने इसे चढ़ा। हाँ, कुछ सोच कर वो बोली। ओ वाह भाई, अच्छा क्या बात की? हानि ने इसके हाँ बोलने पर पूछा। ये कि वो ऐसा क्यों है? कि इसे किसी से मोहब्बत तो नहीं? इनफाल ने थोड़ा झिझक कर बताया। फिर पतिनो एक साथ बोली। इसे कहा हाँ। ये बता दें न जाने क्यों इसकी आवाज़ भर आई। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या पता इसने सिर्फ तुम्हें टालने के लिए बोला हो। हिना इसे समझाया। वो अपने दोस्त को इस तरह उदास नहीं देख सकती थी। हिना की बात सुनकर वो फ़ौरन चलने लगी, क्योंकि अब वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। इन लोगों ने स्मगलर शुदा माल और बाजियाब कराए हुए बच्चों और लड़कियों को हुकूमत के हवाले कर दिया। शाबाश जवानों, अब बस हमें इमरान को पकड़ना है, क्योंकि अब वो चैन से नहीं बैठेगा। इमरान ने सबको शाबाश देते हुए कहा। अब हमें इंतज़ार करना होगा कि बहुत जल्द वो दोबारा सामान भेजेगा और अब की बार हम इसके अड्डे पर हमला करेंगे। जनरल का इंशाल्लाह इस बाहम को खैर इसको हम इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसने कहा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सबने यकजुबान होकर नारा लगाया। वो दोनों अपने अपार्टमेंट में बैठे काम कर रहे थे। हाइम काफ़ी बनाकर लाया तो इसे देखा जो पता नहीं कौन सी दुनिया में खोया हुआ था। कहाँ खोए हुए हो? मैं इतनी देर से यहाँ बैठा हूँ और तुम पता नहीं किधर खोए हुए हो। हाइम ने इसे कहा, जो सोचो में गुम था। नहीं कहीं नहीं, बस ऐसे ही घर की याद आ रही है। वो उसने घबराते हुए कहा। जब से तुमने आर्मी ज्वाइन किया तुम सिर्फ कोई 5 या 6 बार अपने घर गए और जब से इमरान का केस शुरू हुआ है तुम घर जाना तो दूर फ़ोन भी नहीं करते। आयन ने तशवीश से पूछा। जब तक अपने वालिदैन से किया आयत ना पूरा कर लूँ, घर नहीं जाऊँगा। इसने सामने दीवार को घूरते हुए कहा। तो मुझे भी नहीं बताओगे क्या हुआ था? हाइम ने खफकी से कहा। क्या करोगे जानकर? इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। 6 साल पहले इसने आर्मी ज्वाइन की थी और सिर्फ हाइम से दोस्ती थी, जिससे ज़्यादा हाइम का ही हाथ था। हम लोग शहर में रहते थे, दादा और दादी गाँव में रहते थे। मैं 10 साल का था, हम गाँव जा रहे थे। मेरी बहन महीने पहले ही दादी के साथ गाँव चली गई थी। गाँव लाहौर से 2-3 घंटे दूर था। अभी हम लोग को 1 घंटा हुआ था जब फायरिंग की आवाज़ आई और हमारी गाड़ी लड़खड़ाई। बाबा ने फ़ौरन ब्रेक लाई, गाड़ी रोकी। वो सांस लेने के लिए रुका, नजरें अपने हाथों पर जमाई। इसने दोबारा बोलना शुरू किया। कुछ आदमी हमारी गाड़ी को घेरे खड़े थे। एक आदमी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाबा को बाहर निकाला। हमें वो डाकू लगे थे। फिर इन लोगों ने मामा और मुझे बाहर निकाला। तुमने मेरे साथ काम करने से मना करके खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। अब देख मैं क्या करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, एक आदमी ने अजीब तरीके से हंसते हुए मेरे बाबा को बोला था। इमरान जाने दो हमें, बाबा ने इस आदमी से कहा। इन लोगों ने मेरी आंखों के सामने मेरे मामा बाबा को कत्ल कर दिया। मेरे जोर ने चीखने का इन पर कुछ असर नहीं हुआ था। ये अपना देश की आंखें जब से लाल हो गई थी। मैं इन लोगों की नज़र से बच के करीब मौजूद करने ट्रक पर छुप गया। तो तुम हमारे साथ काम नहीं करना चाहता था ना? आप देख इस काम में हम तेरे बेटे को इस्तेमाल करेंगे। हाँ हाँ, वो आदमी इमरान था जो मेरे बाबा की लाश के करीब बैठा बेहंगम तरीके से हंसते हुए बोला था। इसकी बात सुनकर मैं सहम गया था और अल्लाह से मदद की दुआ करने लगा। और वो और इसके आदमी मुझे ढूंढ रहे थे कि जब सामने से एक पुलिस मोबाइल जो वहाँ गर्दिश कर रही थी पहुँच गई। इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये देख मुझे हौसला हुआ और अपने मामा बाबा की लाश के पास आया। बेटा हमें बताओ क्या हुआ आपके साथ? एक पुलिस वाला मेरे पास आके बोला तो मैंने रोते हुए सब कुछ बता दिया। पुलिस वाले ने मुझे से घर का नंबर मांगा और डेड बॉडीज हमारे घर पहुँचा दी। हमारे घर का आराम मच गया। मेरी बहन जो माँ बाप का इंतजार करती इनकी लाशें देखकर अपने होश खो बैठी। मामा बाबा की डेथ के बाद मुझे और मेरी बहन को दादा और दादी दूसरे शहर ले गए। मेरे दादा और दादी ने हम दोनों बहन भाइयों को बहुत मुश्किल से संभाला था। एक बार मैंने दादा से पूछा, मामा बाबा इतनी जल्दी क्यों चले गए? सब लोग क्यों इतनी इस दुनिया से चले जाते हैं? तो दादा ने कहा, बेटा हम जिंदगी जीते हैं लेकिन सिर्फ मरने के लिए। ये दुनिया फानी है, कोई यहाँ सारी उम्र नहीं रहता है। एक दिन सबने जाना होता है। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के अलावा किसी न किसी नेक काम के लिए इस दुनिया में भेजा होता है। इस दिन मैंने यह ऐद किया था, मैं अपने माँ बाबा की मौत का बदला लूँगा, इस जालिम इंसान से ज़रूर लूँगा, ताकि वह दोबारा किसी बच्चे के सर से माँ बाप का साया ना छीने। क्योंकि इमरान अपने सोर्सेज होने की वजह से जेल से बाहर आ गया था। मैंने इस दिन अपने बाबा से यह ऐद किया था कि मैं इनके कातिल को इसके अंजाम तक पहुँचा के रहूँगा।
हाइम ने इसे देखा जिसकी आवाज़ रुंध गई थी, मगर वो कमाल सबसे आंसू रोके हुए था। बासिल ने अपनी बात खत्म करके हाइम की तरफ देखा। हाइम की आंखों में इसकी बात सुनकर नमी आई थी। वो उठा और बासिल को गले लगाते हुए बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह तुम्हें तुम्हारा अहद पूरा करने की हिम्मत दे। आई गेस परी से इसकी बहन है। मुझे लगा था शायद कोई गर्लफ्रेंड वगैरह हो इसकी, या मंगेतर। 2 माह बाद वो यूनिट से वापस आ रही थी जब ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोकी। सड़क तकरीबन सुनसान थी। भाई गाड़ी क्यों रोकती, इससे परेशान से पूछा। मैडम शायद पेट्रोल खत्म हो गया है, ड्राइवर गाड़ी चेक करते हुए बोला। अभी कुछ मिनट गुजरे थे, इसने बाबा को फ़ोन करके दूसरी गाड़ी भेजने को बोला था। तभी एक गाड़ी डब्बा वहाँ आके रुका और चंद निकाबपोश आदमी इसमें से निकले। गाड़ी का दरवाज़ा खोले, वरना तो हम तुझे मार देंगे, एक निकाबपोश आदमी ने ड्राइवर से कहा। ये सुनकर पीछे बैठी इन्फाल डर गई। कुछ दिनों से इसे महसूस हो रहा था जैसे कोई इस पर नज़र रखे हुए है, लेकिन इन लोगों को देखकर सही मायने में इसे अपने पाँव से निकलते महसूस इससे ज़मीन अपने पाँव से निकलती हुई महसूस हुई। कौन लोग हो तुम और क्यों दरवाज़ा खोले हम, वो हिम्मत करके बोली। अरे बड़ी तू अरे ए लड़की, तू अपनी ज़ुबान बंद कर और चुपचाप गाड़ी से उतर, एक आदमी ने गुस्से से ऐसे बोला। जब ड्राइवर ने दरवाज़ा नहीं खोला तो एक आदमी ने गाड़ी के टायर पर फायर किया। अब अगर दरवाज़ा ना खोला तो ये गोली तेरे भेजे में उतारूंगा। वो आदमी डैश में ड्राइवर से बोला। इसकी धमकी देने पर ड्राइवर और इसकी रूह काम की। भाई आप दरवाज़ा खोल दें वरना ये लोग हमें मार देंगे, इनफाल ने डरते हुए कहा। ड्राइवर के खोलने की देर थी, इन आदमियों ने ड्राइवर को गले में नशे लगा इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया और इनफाल के मुंह पर रुमाल रख के इसकी आवाज़ बंद की और जो चीखने लगी थी वो इसे उठाकर गाड़ी में डाल के ले गए। वो सब लोग आज एक बार फिर इमरान को पकड़ने के लाया अमल तय कर रहे थे जब किसी का मोबाइल रिंग हुआ। हाइम ने एक्सक्यूज़ करते हुए फ़ोन उठाया। दूसरी जानब की बात सुनकर इसके चेहरे पर परेशानी फैल गई और दिमाग की रगें तन गई। सबने इसके बदलते अंदाज को देखा। सब खैरियत है जवान, जनरल ने इसके चेहरे को देखा। इमरान अपनी हदें पार कर रहा है, इसने मेरी बहन को अगवा किया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हाइम ने गुस्से के आलम में कहा। और मार्सिल को यह सुनकर झटका लगा। इसकी आंखों के सामने वो खफा से बैठी लड़की का सरापा लहराया। हम आज रात ही इसके अड्डे पर हमला करेंगे और इसको इसके अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। ये एक अंधेरा कमरा था जहाँ इसे लाया गया था। इस कमरे में इसके अलावा और भी लड़कियां थी जिनके मुंह को रुमाल से बांधा गया था और हाथों को पीछे रस्सियों से बांधा था। गर्म सियाल इसकी आंखों से बह रहा था। जब इसे होश आया तो इसे अपने सर में टी से उठती महसूस हो रही थी। कमरे में अंधेरे की वजह से इसे वक्त का अंदाजा नहीं था। वो बस मुसलसल रोई जा रही थी और अल्लाह से मदद की दुआ कर रही थी। हम आज लड़की और मंशियात दुबई के लिए रवाना कर देंगे, वो मोबाइल पर बात करते हुए बोला। इस बार से सब सही सलामत दुबई पहुंचेगा। बहुत खास आदमी को मैंने ये काम दिया है। दूसरी तरफ की बात सुनकर वो बोला, इस बार तुम लोग मुझे तक नहीं पहुंच सकते। अब मैं बताऊंगा इमरान चीज़ क्या है। हाँ हाँ हाँ। इमरान ने फ़ोन बंद करते हुए हबासत से हंसते हुए कहा। वो शायद भूल गया था कि ऊपर बैठी ज़्यादा इससे भी ज़्यादा ताकत वाली। अब वक्त था जब अल्लाह इसकी रस्सी खींचनी थी। अल्लाह ने इसकी रस्सी खींचनी थी। हम आगे के दरवाजे जाएंगे। हादी और अवैस पीछे की जानिब जवानों को लेकर अंदर जाएं। हमने चारों तरफ से इनको घेर लेना है। मेजर ने इनकी पोजीशन से आगाह करते हुए कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों के अंदर की जानिब बढ़ रहे थे जब इसकी नज़र एक लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी जिसे बाहर से ताला लगा हुआ था। वो दोनों अचानक को लेकर इस दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो ताले को बगैर आवाज़ पैदा किए तोड़ डाला। दरवाज़ा खुलने पर जो मंजर इसे देखा वो इसका खून खिला गया। वो इसके सामने थी। आंखें रोने की वजह से सूज गई थी। चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। बाल पुन से निकलकर इसके चेहरे को छू रहे थे। मुंह को रुमाल के और हाथों को पीछे रस्सी से बांधा गया था। इस कमरे में और भी लड़कियां थी जिनकी हालत भी कुछ ही थी। वो इनफाल के साथ के बारे में जानता था, मगर कभी जाहिर नहीं होने दिया था। मगर आज इसे इस हाल में देखकर इसके दिल को कुछ हुआ था। इससे आगे बढ़कर इसके बंदे हाथ खोले और जवानों को भी बाकी लड़कियों को खोलने और बाहिफाजत बाहर निकालने को कहते इनफाल के मुंह पर बंदर रुमाल खोला। वो पहली बार इसे इतने करीब से देख रहा था। जब इनफाल ने अपनी बोझल होती आंखों खोलकर इसे देखा। चलो उठो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है, इसे इनफाल से चेहरे से नजरें हटाकर कहा था। चलो शाबाश। जब कोई जवाब ना आया तो इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। इनफाल ने थोड़ा झिझक कर इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर खड़ी होगी। बाकी लड़कियों को पीछे के दरवाजे बाहर निकाल दिया गया। अभी वो दोनों कमरे से निकलने लगे थे जब गोलियों की आवाज़ गूंजी। इस तरफ मुबासिल ने एक तरफ इशारा करते हुए इसे अपने साथ आने को कहा। वो पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे जब एक गोली मुबासिल की बाजू को छूती हुई गुजरी। इसने इनफाल को अपने पीछे किया और सामने खड़े शख्स को देखकर इसकी आंखों में खून उतरा। बहुत जल्दी है यहाँ से भागने की। हाँ हाँ, वो आदमी हंसते हुए बोला। इनफाल इन सब से बेखबर इसकी बाजू से निकलने वाले खून को देख लीजिए। तुम इमरान, मैं अपने हाथों से मारने का ख्वाहिशमंद हूँ। अपने बाबा से क्या आयत आज पूरा करूँगा। वासिल ने अपने सामने खड़े इमरान को गुस्से से देखते हुए कहा। कौन हो तुम? इमरान ने कुछ शक से बोला। वो है जिसके माँ बाप को तुमने बेदर्दी से कत्ल किया, सिर्फ इसलिए कि मेरे माँ बाप ने तुम्हारे साथ इस गंदे काम में साथ नहीं दिया। वो तैसे बोला था। इसकी आंखों में जुनून था जो सामने वाले को ख़त्म कर देने के काफ़ी था। तुम फारूक अफंदी के बेटे हो। इमरान के चेहरे पर एक रंग आ और दूसरा जा रहा था। बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं इसमें बीच में नॉवल में। वाह, तो तुम्हें याद है, तो ये भी तो याद होगा किस बेदर्दी से कत्ल किया था। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारा खेल अब ख़त्म। इमरान, बासिल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। पीछे खड़ी इनफाल को एक तरफ इशारा करते बाहर जाने को बोलकर दोबारा इमरान की तरफ बढ़ा। तुम भी अपने माँ बाप की तरह आज मेरे हाथों कत्ल हो गए। इमरान ने गुस्से से पंखारते
हुए कहा और अपने हाथ में मौजूद गन से दूसरी जानिब इशारा करते हुए ऐसा बासिल ने इसकी नज़र के मुताबिक देखा और एक पल इसको इसे लगा जैसे किसी ने इसके दिल को दबोच लिया। एक आदमी इनफाल के माथे पर गन रखे हुए था। अगर इस लड़की की ज़िंदगी चाहते हो तो अपनी गन नीचे रखो और ख़ुद को हमारे हवाले कर दो। इमरान ने साथ खड़े बासिल को कहा, इस मासूम को जान दो इमरान, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। वो गुस्से से दहाड़ा। इमरान ने जैसे ही इनफाल को अपने गन के निशाने पर रखकर ट्रिगर को दबाने लगा, जब एक गोली हवा को चीरते हुए इसके हाथ के आर पार हुई। इसके अड्डे में इसके होलनाक चीख बुलंद हुई। इनफाल ने जिसने डर से आंखें मीची हुई थी इमरान की चीख पर एकदम खोली। वो इस महफिज को देखा जो अपने बाजू पर की परवाह किए बगैर इमरान के सीने की में गोलियां उतार चुका था। गोली की आवाज़ सुनते बाकी कमांडर और फौजी सिपाही वहां आए। हाइम को सामने देखकर इनफाल होती हुई इसके सीने लगी। इसको और इसके आदमियों को गाड़ी में डालो और हाइम अगर आप इनको घर ले जाएं। जनरल ने पहले हुज़ैफा और कामरान को हुक्म दिया और फिर हाइम से बोला, मुबासिल अफंदी, आपने बहुत अच्छा काम किया, वरना आज अगर ये फिर भाग जाता तो इसे पकड़ना मुश्किल था। प्राउड ऑफ यू। मेजर ने इसकी पीठ थपकी। कमांडर, आप बाजू पर ड्रेसिंग करें और आराम करें। जनरल ने इसके जख्म बाजू देखकर कहा, आज इसका अपने बाप से किया अहद पूरा हुआ था। आज इंतकाम की आग में वो झुलस रहा था, अब वो आग बुझ चुकी थी। एक हफ्ते बाद वो अपना सामान एक बैग में रख रहा था और हाइम सामने सोफे पर लेटा मोबाइल चला रहा था जब मुबासिल ने इसे मुखातिब किया। अनफाल कैसी है, अब कैसी है? इसे थोड़ा झिझक के हाइम से अनफाल के बारे में, जो इस वाक़े की बात से काफ़ी डर गई थी, अब अभी भी अक्सर डर जाती है। मामा पापा और हिरा इसे वापस नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। इसके सवाल पर हाइम ने मशकूक नज़र से देखा और फिर अनफाल की हालत बताई। मुझे तुमसे बात करनी है। इससे बेड के किनारे पर बैठे जब जैसे लफ्ज़ों का चुनाव किया। हाँ बोलो। हाइम इसके अंदाज पर चौंका। मैं इनफाल से निकाह करना चाहता हूँ। इसने बात मुकम्मल करके अपने सीने में दबी सांस हवा के हवाले करते हुए हाइम को देखा। हाइम का चेहरा किसी भी किस्म के तासुर से आ रहा था। वो हाइम के जवाब का इंतजार किए बगैर दोबारा उठकर बैग में सामान रखने लगा। मैं घर वालों और फाल से पूछे बगैर तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकता। तुम कहाँ जा रहे हो? हाइम ने मशकूक तरीके से कहा। हाँ, एक काम अधूरा रह गया है, वही करने जा रहा हूँ। इसने हल्के से हंसते हुए कहा कर बैग बंद किया करने लगा। न जाने कितने वक्त बाद वो मुस्कुराया था और हाइम ने दिल ही दिल में इसके ऐसे मुस्कुराने की दुआ की थी। बीजान, मैं कह रही हूँ जब तक वो नहीं आएगा आप इनके रिश्ते वालों को हाँ नहीं बोलेंगी। बीजान और परी से सोफे पर बैठी थी। जब बीजान की बात सुनकर इसने बीजान को अटल लहजे में अपना फैसला सुनाया और बीजान अभी इन लोगों को हाँ बोल दे। इससे पीछे से आके बीजान के गिर्द बाजू फैलाया और शौकिया अंदाज में कहा, क्या हो गया? मैं ही हूँ, मेरा भूत नहीं है। इसने मुस्कुराते हुए परी को चुटकी काटी तो वो होश की दुनिया में आई और इसे देखा जो बीजान के गले लेके इनके शिकवे दूर कर रहा था। तुम कितने बदतमीज़ हो मुबासिल, बंदा साल में एक बार घर आ जाए, नहीं तो हर हफ्ते फ़ोन ही कर ले, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी परवाह है। पर इसने इसके कान खींचते हुए थोड़ा गुस्से करती बोली तो आखिर में आवाज़ रुंध गई। तुम बासिल को लगा शायद इसने बहुत गलत किया। कम अज़ कम वो हर महीने फ़ोन करके अपनी खैरियत की खबर इनको देता रहता। दादा कहाँ है? आज तो संडे है, वो घर में नहीं है क्या? परी को चुप कराते इसने बीजान से कहा, हाँ मार्केट तक गए हैं, तो मुँह हाथ धो को मैं खाना लगाती हूँ। बीजान ने इसे बताते हुए इसको फ्रेश होने को बोलती किचन की तरफ चली गई। अच्छा, अब नाराज़ ना हो, अब तो आ गया हूँ। वैसे एक सरप्राइज़ है आपके लिए। मुबासिल ने परी को नाराज़गी ख़त्म करते हुए कहा, कहीं तुमने शादी तो नहीं कर ली? परी को मशकूक तरीके से पूछने पर मुबासिल ने कहकर लगाया। इसके इस तरह हंसने पर परी ने इसकी हमेशा खुश रहने की दुआ की। वो वीकेंड पर घर आया था। इसका इरादा पहले इनफाल से बात करने का, मगर आसिया बेगम ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है, तो वो हैदर साहब के कमरे में आया। मामा पापा, मुझे आप लोगों से बात करनी है। जिसलिए तो वो कमरे में आया। हैदर साहब बुक का मुताला करने में मसरूफ थी और आसिया बेगम बेड पर बैठी थी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? हैदर साहब ने किताब साइड पर रखते नरमी से कहा, आप लोग मुबासिल को तो जानते हैं, वो अपने घर वालों को इनफाल के सिलसिले में भेजना चाहता है। हमने तमहीद बांधने के बाद बात शुरू की। मिलाओ में इससे काफ़ी अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है, लेकिन अनफाल की राय के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। हैदर साहब ने कहा। हाइम खुद भी अनफाल की मर्जी जानना चाहता था। अभी वो लोग बात करते जब अनफाल रूम में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आपका आपका भाई ऐसे कमरे में दाखिल होते सलाम किया और फिर हाइम से पूछा। हाइम ने अपनी बहन को देखा जो इस वक्त वाक़े के बाद काफ़ी संजीदा हो गई थी। मैं दोबारा में आया था, तुम बताओ तबीयत कैसी है? हाइम ने इसे बताते हुए इसकी तबीयत दरियाफ्त की। ठीक हूँ। इसने अपना सर आसिया बेगम के कंधे पर रखते हुए कहा, बेटा हमें आपसे एक बात करनी है। हैदर साहब ने तमीद बांधी। जी पापा बोले। इनके इस तरह बोलने पर वो खटकी थी, मगर संभल कर बोली, देखो बेटा, जो हुआ है अब इसे भूल के आगे बढ़ो। हम जानते हैं ये सब इतना आसान है, मगर माजी में रहकर ज़िंदगी नहीं गुजर जाती। जो लोग माजी में रहते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आगे बढ़ने के लिए माजी को भूलना पड़ता है, वरना ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, हमारे लिए भी और हमसे जुड़े रिश्तों के लिए भी। हैदर साहब ने इसे समझाते हुए कहा। जी पापा, मैं कोशिश करूँगी सब बुला के आगे बढ़ूँ। इसने सर लाते हुए कहा। मुबासिल के घर वाले आना चाहते हैं तुम्हारे और मुबासिल के रिश्ते के लिए। इन्होंने बात कह के इसे देखा जो इनकी बात पर साख्त हो गई थी। बेटा आप सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। आज जो आपका फैसला होगा हम इसमें होशियार है। साहब ने उठकर इसके सर पर हाथ रखते कहा, मुझे कुछ वक्त चाहिए। सिन्हा होती की आंखों से इन्हें देख कर कहा और उठकर अपने रूम में आके इसने आंसू पे बांधा बंद तोड़ते आंसू की बाढ़ को बहने दिया।
ये रो क्यों रही है। उमर साहब के घर आने के बाद इन सब ने खुशगवार माहौल में खाना खाया। उमर साहब को भी इससे जो शिकवे थे इसने इन्हें दूर कर दिया। इसने इन्हें इमरान के खेल और कत्ल के बारे में इन्हें आगाह कर दिया गया था। वो बहुत खुश था कि अपने वालिदैन से किया आयत पूरा हो गया और इनका मुजरिम अपने अंजाम तक पहुँच गया। खाने से फारिग होकर वो दोनों उमर और बीजान के कमरे में बैठे थे। मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ। आप लोग मेरे साथ कराची चले। बासिल ने बात करते इन दिनों को देखा। कराची क्यों जाना है, बल्कि तुम भी अपनी पोस्टिंग यहाँ लाहौर ही में ही करवा लो। अब हमें तुम्हें और ख़ुद से दूर नहीं कर सकते। बीजान ने इसको दुपटते हुए कहा। अरे बीजान, मैं कौन सा हमेशा के जाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ कराची चलें और हाइम के घर इनफाल के लिए मेरा रिश्ता लेके जाएँ। इसने वजाहत देते हुए आखिर में असल बात बताई। हैं, ये हाइम और अनफाल कौन है? बीजान ने मशकूक तरीके से पूछा, जिस पर मुबासिल ने हंसते हुए कहा, हाइम मेरा दोस्त है और अनफाल इसकी बहन है। मुबासिल ने वजाहत दी। ओहो, देख ले, आप लोग ये इसलिए नहीं आता था और अब भी सिर्फ अपने रिश्ते की बात करने के लिए यहाँ आया। प्रीति ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग वजह जानते हैं मैं किस लिए यहाँ नहीं आता था, और जब सब सही हो गया तो मैंने इसलिए कहा। आप ही तो हर वक्त शादी का कहते रहते थे। इसने परी को की बात पर घबरा कर कहा, जिस पर सब हंस पड़े। कब जाना है? हमारे साथ ने इससे कराची जाने का पूछा। अगले हफ्ते में बासिल ने बताया। फिर तो बहुत कम वक्त है। खैर, कल से तैयारी शुरू करते हूँ। भाव के लिए मंगनी की अंगूठी भी लेनी है। बीजान ने कहा, भाई मुझे आपसे बात करनी है। इनफाल हाइम को लाइन में बैठे देख कहा तो वो वहीं आ गई। हाँ बोलो, आज हमारी गुड़िया को वैसी की बात करनी है जो इस तरह तमीज़ बांध रही है। हाइम ने इनफाल को प्यार से बोला, आपके दोस्त ने हमदर्दी में मेरा रिश्ता मांगा है ना? वो बात जो इसे कब से खटक रही थी हाइम को बोलती। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो हमदर्दी में तुमसे शादी करना चाहता है? हाइम को अंदाज़ा नहीं था कि वो रिश्ते की बात को ये रोक देगी, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है इन्हें सिर्फ मुझसे हमदर्दी ही हो रही होगी और कुछ नहीं। इनफाल ने बेरुखी से कहा। इसे वो बात याद थी जब इसने बासिल से पूछा था वो किससे मोहब्बत करता है, तो इसने हाँ में जवाब दिया था। तो वो तुमसे मोहब्बत करता है ना, पागल। अगर ऐसा होता तो मैं इसे फ़ौरन इनकार कर देता, मगर इसके लहजे में तुम्हारे लिए परेशानी और आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देख चुका हूँ, इसलिए मैंने ये बात की, वरना तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो। हाइम की बात पर इसने सर उठाकर इसे देखा। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम क्या जवाब देती हो। वैसे भी अगले हफ्ते वो अपनी फैमिली को हमारे घर ला रहे हैं। इससे मिलकर तुम जो फैसला करोगे हमें मंजूर है। हाइम ने इसे समझाते हुए कहा, जो आप लोगों का फैसला होगा मुझे मंजूर है। आप मामा पापा को बता दें। इसके रिश्ते की हामी सुनकर हाइम इसके सर पर हाथ रखा और इसे आराम करने का बोलते हैदर साहब के कमरे में चला गया। रूम में आके इसने ग्रुप कॉन्फ्रेंस कॉल की, जिसे इसकी तीनों दोस्तों ने पिक की। क्या जवाब देकर आई हो? देखो, अब तो तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो रही है, तो अब तुम पीछे हट रही हो। इन तीनों को वो शाम में ही मुबासिल के रिश्ते के बारे में बता चुकी। तभी इसके कॉल करने पर वो तीनों शुरू हो गए। कुछ बोलो भी अनु, क्या जवाब देकर आई हो? इनफाल के कुछ ना बोलने पर हिना गुस्से में बोली, मैंने भाई और मामा पापा को फैसले का हक दे दिया और वो अगले हफ्ते अपनी फैमिली को हमारे घर ला रहा है। इनफाल ने आंसू का गला हलक में उतारते हुए कहा। और फिर वो तीनों इनफाल को छेड़ने में लग चुकी थी। जुमे को ही वो कराची पहुंच गए थे और मुबासिल के अपार्टमेंट में रुके थे। अपार्टमेंट में 4 कमरे, अटैच बाथरूम, लाउंज और इसके साथ ओपन किचन था। आज वो सब हैदर साहब के घर जाने के तैयार थे। इधर हाइम भी अपने माँ बाप को मुबासिल के वालिदैन के बारे में बता चुका था। मुबासिल उमैर साहब बीजान और परी से जब हैदर साहब के घर पहुंचे तो इनका इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया गया। मुबासिल ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक टी शर्ट पहन, जिसकी हाफ स्लीव में से इसके कसरती बाजू नजर आ रहे थे और बाएं बाजू पर गोली का निशान अभी भी मौजूद था। वो सब लाउंज में बैठे थे जब उमैर साहब ने बात शुरू की। हम आपकी बेटी इनफाल का हाथ अपने पौधे मुबासिल के लिए मांगना चाहते हैं। इसके वालिदैन जिंदा होते तो वो आते, मगर इन दोनों के बाद हम ही इन दोनों के वालिदैन हैं। उमैर साहब ने बगैर तमीज़ बांधे अपने आने का मकसद बताया। जी हाइम ने बताया था। बहुत अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसने इस बच्चे को इतनी हिम्मत और हौसला दिया और इनके मुजरिमों को इसके अंजाम तक पहुंचाया। हैदर साहब ने पहले अफसोस किया और फिर मुबासिल को शाबाश देते हुए कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आप आज से इनफाल आपकी बेटी है। हैदर साहब ने इन्हें अपने फैसले से आगाह करते हुए कहा, सबको मुबारकबाद दी। आसिया बेगम, आप इनफाल को ले आए। हैदर साहब ने आसिया बेगम से कहा तो आसिया बेगम परी को भी अपने साथ इनफाल के रूम में ले गई। वो दोनों इनफाल के कमरे में दाखिल हुई तो जहाँ इनफाल के साथ इसकी तीनों दोस्तें भी मौजूद थी। लाइट पर्पल कलर की घुटनों तक आती फ्राक के साथ वाइट चौड़ीदार पैजामा पहने, कानों में सफ़ेद मोती वाली बाली, बाहर की फ्रेंच चोटी बनाए, हल्के मेकअप में वो बहुत हसीन लग रही थी। माशाल्लाह, मुझे तो पता ही नहीं था मेरा भाई को पसंद इतनी अच्छी है। परी ने इनफाल को देखते बेसाख्ता कहा, जिस पर इनफाल के काल सुर्ख हुए थे। लड़के चलो सब बाहर, सब इनफाल का इंतजार करें। ऐसे बेगम ने इनफाल की नज़र उतारते कहा। हिना और समेनी से बाहर लाउंज में ले आई और हानिया ने मिठाई ला के सेंटर टेबल पर रखी। बासिल इनफाल को आते देख खड़ा हो गया। इसकी नज़र इनफाल पर से हटी नहीं रही थी। इनफाल ने खुद पर किसी की नज़र को महसूस करते सर उठाकर इसे देखा, जो सबसे बेनियाज इसे देखने में मसरूफ था। बासिल की नज़र से न जाने क्यों वो खुद में सिमटी और नज़र झुका के इनफाल को इसके साथ लाके बिठाया गया। आप इजाज़त दे तो हम मंगनी की अंगूठी इनफाल को पहना दे। बीजान ने हैदर साहब को आसिया बेगम से इजाज़त मांगी तो इनके हाँ कहने पर बीजान ने अंगूठी मुबासिल के हाथ में दी, जिसे मुबासिल ने इनफाल को पहनाया। बहुत बहुत मुबारक हो। हैदर साहब ने मुबासिल को गले लगाते हुए कहा, हम चाहते हैं कि परी की शादी के बाद ही मुबासिल की भी शादी हो।
उमर साहब ने कहा, आपसे अब से इनफाल आपकी माता है, आप जब चाहें हैदर ले जाएं। हैदर साहब ने उमर साहब को तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है, फिर अगले महीने की 15 तारीख को हम अपनी अमानत आपसे लेने आएंगे और हमें किस चीज़ की जहेज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग शादी की तैयारी शुरू करें। उमर साहब ने शादी की तारीख बताते हुए कहा। इनफाल अब अपने दोस्तों और परी के दरमियान बैठी थी, लेकिन मुसलसल इसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस करते हुए इसने आसिया बेगम से अंदर जाने का बोला तो इन्होंने इसे कमरे में भेज दिया। वो जो हाइम के साथ बातों में मसरूफ था, मगर ध्यान इनफाल पर था। इनफाल के अंदर जाने के बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोर से हो रही थी। शादी से एक हफ्ता पहले मुबासिल के घर वाले और रिश्तेदार कराची के आ गए। आज मेहंदी थी, जो कि हैदर वेला में ही कंबाइन रखी गई थी। स्टेज को गेंदे के जर्द फूलों से सजाया गया था। पूरा हैदर वेला रोशनियों में नहाया हुआ था। मुबासिल की फैमिली जब हैदर वेला पहुंची तो इनका इस्तकबाल बहुत पुरतपाक तरीके से हुआ। मुबासिल सफ़ेद कुर्ते पर हरे रंग की वेस्कॉट पहने हुए बहुत पुरकशिश लग रहा था। मुबासिल को स्टेज पर बैठाने के बाद कुछ देर बाद इनफाल को लाया गया, जो पीले और हरे रंग के इम्तिजाज के टुकड़ों तक आती फ्राक पैर के साथ पीले रंग का दुपट्टा सिर पर अच्छे से सेट किए हुए हल्का मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इनफाल के स्टेज के करीब आने पर मुबासिल ने अपना हाथ इनफाल के आगे बढ़ाया, जिसे पर इनफाल ने नज़र उठाकर इसे देखा और अपना मेहंदी से सजा हाथ इसके हाथ पर रख दिया, जिससे सारी यंग जनरेशन ने होटिंग की। दोनों के स्टेज पर बैठने के बाद मेहंदी की रस्म शुरू हुई। मुबासिल के बराबर में बैठे इनफाल का दिल जोर से धड़क रहा था। इसके दिल में अभी भी यही सवाल गर्दिश कर रहे थे कि वो इससे शादी क्यों कर रहे हैं, जबकि वो तो किसी और को पसंद करता था। सबकी मुस्कुराहट, छेड़खानी और हल्ले गुल्ले में ये खुशियां भरी रात भी अपने अख्ताम को पहुंची। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ। हैदर वेला में हर तरफ गहमा गहमी मच गई। आज बारात थी, जिसका इंतजाम भी हैदर वेला के वसी लॉन में किया गया। इनफाल अपने दोस्तों और कज़नों के साथ पार्लर जा चुकी थी। माशाल्लाह अनु बहुत प्यारी लग रही है। हाना ने इनफाल को पीछे से गले लगाते हुए कहा, तो हानिया इनफाल इसकी बात पर झेम गई, आप प्लीज़ इनसे पीछे हो जाएं, वरना इनका दुपट्टा खींचने की वजह से हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा। ब्यूटिशियन ने हानिया का टोका तो वो बनाकर पीछे हुई, जिस पर हिना और समीन ने कहका लगाया। बारात हैदर वेला पहुंची तो इनका इस्तकबाल बहुत गर्मजोशी से किया गया। वो आज मैरून शेरवानी, जिस पर गोल्डन कढ़ाई हुई थी, पाँव में खूसे पहने किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। इसे स्टेज पर बैठाया, जहां मौलवी साहब पहले से मौजूद थे। पार्लर से आने के बाद इनफाल को इसके कमरे में बिठाया गया, क्योंकि कुछ देर में निकाह की रस्म होनी थी। इसके निकाहों में गर्व था कि काश इसके माँ बाप आज इस दुनिया में होते तो कितने खुश होते। कुछ देर बाद निकाह शुरू हुआ। मुबासिल फंदी, आपका निकाह इनफाल हैदर से महज 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है, आपको कबूल है? मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। कबूल है, आपको कबूल है, कबूल है, आपको कबूल है। इसे अपनी और इनफाल की आखिरी मुलाकात याद आई। अगर वो वक्त पर इस कमरे में ना जाता तो शायद इसे खो देता। कबूल है, मुबारक हो। हाइम ने इसे गले लगते हुए मुबारकबाद दी। फिर हैदर साहब और उमैर साहब से मरबाक वसूल करने के बाद वो आर्मी ऑफिसर्स और बाकी लोगों से मिला। इनफाल के सर पर लाल चुनरी डाली गई थी। जब हैदर साहब और हाइम, मौलवी साहब और चंद गवाहों के साथ इनके रूम में दाखिल हुए, जहां आसिया बेगम और इनफाल के दोस्तें मौजूद थे। इनफाल, हैदर आपको मुबासिल अफंदी के साथ 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त निकाह में दिया जाता है, आपको कबूल है? मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। इसका वजूद कांप रहा था। जब हैदर साहब ने इसके सर पर हाथ रखा तो इसने अपने सर इस बात में लाया। मौलवी साहब ने दोबारा से वही अल्फाज उतारा कि इसके जहन में अभी यही अल्फाज गर्दिश कर रहे थे, वो किसी और को पसंद करते हैं। कबूल है? मौलवी साहब के द्वारा पूछने पर वो होश में, आपको कबूल है? मौलवी साहब ने आखिर बार वो अल्फाज दोहराए, कबूल है। इसकी आवाज़ भीग गई थी। हैदर साहब ने इसे गले लगाया और मौलवी साहब को बाहर ले गए और हाइम के साथ बातों में मसरूफ था। जब दुल्हन के आने का शोर पर इसने सामने देखा, जहाँ वो अपने दोस्तों और कज़नों के साथ आती दिखाई दी। रेड ब्लड लहंगे जिस पर गोल्डन काम हुआ था, सर पर उसी रंग का दुपट्टा जिसके किनारे पर गोल्डन कढ़ाई थी, स्याह बाल जो कमर तक आते थे, इन्हें आगे से डिज़ाइन बनाकर बाकी एक कंधे पर डाले गए हुए थे। बिलाशुबा वो खूबसूरत थी, मगर आज वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। इनफाल के स्टेज के करीब आने पर मुबासिल ने अपना हाथ बढ़ाकर इसे स्टेज में चढ़ने पर मदद की। परी ने इनफाल को मुबासिल के साथ सोफे पर बिठाया। वो दोनों एक साथ बहुत हसीन लगे थे। सब लोगों ने इन्हें मुबारकबाद दी और सलामी दी। दूध पिलाई की रस्म के इनफाल के दोस्तों ने की, जिस पर मुबासिल ने मुँह मांगी रकम इनको दी। रुखसती का वक्त आया तो इनफाल ने अपने साथ बाकी सबको भी रुलाया। फिर परीसी और बीजान ने इनफाल को गाड़ी में बिठाया। इन लोगों को मुबासिल के अपार्टमेंट में जाना था। इनफाल को कुछ रस्मों के बाद मुबासिल के रूम में ले जाया गया। कमरे को गुलाब के फूलों से सजाया गया था। काफ़ी देर मुबासिल का इंतजार करने के बाद वो अपना लहंगा संभालती और जूली उतारने लगी। के बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर में वो ड्रेस चेंज करके बेड पर एक किनारे पर लेटी और अपने ऊपर कंफर्टर डालकर नींद की वादियों में उतर गई। रात के 12 बजे वो कमरे में दाखिल हुआ तो नजर सामने बेड पर लेटी इस परी पैकर पर जो दुनिया चांद से बेखबर ख्वाबों की दुनिया में घूमती। एक अहम फ़ोन कॉल सुनने की वजह से देर हो गई थी। वो फ़ोन बंद करने के बाद जल्दी से कमरे में आया कि कहीं इनफाल के इंतजार में बैठी हो, मगर कमरे में आके ऐसे सोता देख वो सर झटके ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया और कुछ देर में वो आराम तक कपड़े पहने लाइट ऑफ करके वो बेड की दूसरी जानिब तरफ लेट गया। अगली सुबह इनफाल की आंख खुली तो नजर अपने बराबर सोए वजूद पर फौरन बढ़ा कर उठी, जिससे बासिल की आंख भी खुल गई। क्या वो कोई जिन देख लिया जो इस तरह उठी हो? बासिल ने इसके इस तरह उठने पर चोट की। आप क्या कर रहे हैं? इनफाल ने इसके सवाल को इग्नोर करते हुए पूछा। आवाज़ इसके बेतुके सवाल पर नफ़ी में सर हिलाया।
मोहतरमा ये मेरा घर है और ये मेरा भी कमरा है। इसके इनफाल की बात पर तंज करते हुए कहा। वह उठकर बाथरूम में चला गया। इनफाल ने एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ाई। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। फुल साइज बेड जिसके सामने वाली दीवार पर LED फिक्स थी और दीवार के सामने दरमियाना साइज का सोफ़ा था। दूसरी जानब सिंगार मेज़ थी जिसकी एक तरफ दरवाजे को था एक ड्रेसिंग रूम और दूसरा बाथरूम का। कमरे का जायजा लेने के बाद वो सिंगार में इसके सामने खड़े होकर अपने बालों में ब्रश करने लगी, क्योंकि बाल वालों ने जो हेयर स्टाइल बनाया था इससे इसके बाल काफ़ी उलझ गए थे। अभी वो ब्रश कर रही थी जब बाथरूम का दरवाजा खुला और इरफान नज़र उठा के इसे देखा जो शायद शावर लेकर आया था, क्योंकि इसके सामने के बालों की लटें से पानी की बूंदें गिर रही थी। नज़र लगानी है कि आज जितना जानता हूँ बहुत प्यारा लग रहा हूँ। मुबासिल ने इसकी तरफ देखे मुबासिल ने इसके इस तरह खुद को देखते हुए कहा जिस पर वो होश में आई थी। कुछ ज़्यादा ही खुशफहमी हो रही है। इरफान ने संभलते हुए कहा। क्या करे, कुछ लोग हमें देखे होश खो होते हैं। बासिल ने इसके हाथ से ब्रश लेते हुए कहा। वो तो इसकी बात का जवाब दिए बगैर पास से गुजरने लगी जब बासिल ने इसकी कलाई थामी। छोड़े हाथ मेरा। इरफान ने इसके हाथ पकड़ने पर कान खाकर मुड़ी। क्या करें, कुछ लोग हमें देख के होश खो देते हैं। बासिल ने इसके हाथ से ब्रश लेते कहा। अच्छी ये पड़ चुकी है, मुझे तुमसे बात करनी है। बासिल ने अब की बार इसका दूसरा हाथ भी अपनी गिरफ्त में लेते हुए कहा। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इरफान मुझसे अपने हाथों को इसकी मजबूत गिरफ्त से आज़ाद करने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। क्यों किसी और को चाहती थी तो मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की। इसने इरफान की बात पर गुस्से से कहा। मैं किसी और को पसंद करती थी या आपने जो मुझे से शादी हमदर्दी में की है। इरफान का तो मानो इसकी बात पर पतंगे ही लग गई थी। तुम्हें किसने कहा मैं किसी और को पसंद करता हूँ और तुमसे मैंने शादी हमदर्दी में की है। बासिल की बात पर क्यों कर बोला। आपको शायद याद हो या ना हो, मगर मुझे अच्छी तरह याद है। आपने खुद इस गाड़ी में कहा था आप किसी और को चाहते हैं। इरफान ने इसी को याद करवाते हुए तंज किया। उफ इरफान, मुझे नहीं मालूम था कि इस दिन की बात हुई तुम आज तक सीने में से लगाए हुए बैठी हो। बासिल ने इसके हाथ छोड़ते हुए एक हाथ से अपने बालों को पीछे करते हुए कहा। इसे नहीं मालूम था कि इरफान इस बात को इतना सीरियस लेगी। तो क्या आपने झूठ बोला था। इरफान ने पीछे होते कहा। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम मुझे लेकर अपने दिल में कोई जज्बा पैदा करो और तुम्हारे दिल में मौजूद मेरे बारे में जो एहसास थे मैं इनसे वाकिफ़ था और कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए वही जज्बात है। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें ये बताकर इन जज्बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। इस वक्त मैं सिर्फ अपने वालिदैन का बदला लेना चाहता था। इन सब में मैं अपनी जान से भी जा सकता था। और जहाँ तक बात रही तुमसे शादी की, तो एक बात जहन में डाल लो कि मैंने किसी हमदर्दी की बिना पर तुमसे शादी नहीं की। बासिल ने इसे बाजू से थामते हुए कहा। अब तो सब क्लियर हो गया ना, अब भी मुझसे खफा हो। बासिल ने इसकी थोड़ी को हल्के से पकड़कर ऊपर की, जिस पर इरफान ने नजर उठाकर देखा, आंखों में देखा जहाँ इसके लिए मोहब्बत और इसकी आंखों से जाहिर हो रही थी। सॉरी मुबासिल में जाने क्या क्या बोल गया। इरफान की आंखों में ज़्यादा देर नहीं देख सकी पाई। मुबासिल के सीने से लगकर रो गई, जिस पर मुबासिल ने इसके गिर्द अपने बाजू का हिसार बांधा, इसके बाल चलाने लगा। अच्छा आप रोना बंद करो, फ्रेश होकर आओ। मुबासिल ने कुछ देर बाद इसे खुद से अलग करते हुए कहा, जिस पर वह सर हिलाती बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। इरफान जब फ्रेश होकर बाहर आई तो मुबासिल को अपने इंतजार में पाया। मुबासिल ने इरफान का हाथ नरमी से थाम कर इसमें खूबसूरत सा ब्रेसलेट पहनाकर इसके हाथ अपने लबों से लगाई। ये तुम्हारी मुँह दिखाई कर रात तुम जब मैं आया तो सो गई थी। मुबासिल के अल्फाज ने के नहीं, ये क्या लिखा हुआ है। मुबासिल ने इरफान के शर्माए हुए चेहरे को देखकर कहा। चलो बाहर चलते हैं, नाश्ता लग चुका है। वो सर लाती इसके पीछे डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गई, जहाँ सब नाश्ते पर इसका इंतजार कर रहे थे। वो दोनों स्टेज पे बैठे थे। आज इनका वलीमा था जो लाहौर की एक मार्केट में अरेंज किया गया था। इरफान पीच रंग की मैक्सी जेबतन की है, जबकि मुबासिल ने ब्लैक पेनकोट पहना था। उफ मेरा गला। मुबासिल ने आगे होकर इरफान के कान में कुछ कहा, जिस पर वो खिलखिला कर हंसी और कैमरामैन ने इस मंजर को अपने कैमरे में महफूज किया। इन दोनों को मुस्कुराते देख चांद तारों ने इनकी हमेशा मुस्कुराने की दुआ की। ख़त्म शुद। छोटा सा प्यारा सा नावल था, मज़े का, मतलब ठीक है, कोई ख़ास मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, थोड़ी सी थी इरफान को, लेकिन है थोड़ी सी तो होती है ना। अब बिल्कुल अच्छा नावल भी तो नहीं ले हो सकता ना कि सब कुछ अच्छा हो। खैर अच्छा नावल था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट नावल में। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे नावल को द वॉर ऑफ डेथ को ज़रूर पढ़ें, रिव्यूज़ दें, इस नावल को भी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।